देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त एक्शन फिल्म्स का दौर बिल्कुल वापस आ चुका है। और अगर मैं एक्शन जॉनरा की बात करूं तो उसमें स्पाई फिल्मों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें कोई ना कोई कैरेक्टर किसी मिशन पे निकला होता है। और ऐसी में आज फिल्म रिलीज हुई है IV-71, जिसमें कहानी दिखाई गई है 1971 के टाइम की, जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर नहीं शुरू हुई थी। स्टोरी का अगर मैं हल्का सा साइनॉप्सिस दूं बिना किसी स्पॉइलर के, तो ऐसा दिखाया गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे वॉर प्लान कर रहा था, और विद्युत जानमाल का जो कैरेक्टर है, जो कि एक इंडियन स्पाई एजेंट होता है, उसको इस बात की भनक लग जाती है। और इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के नाते वो अपने जो सीनियर है अनुपम खेर से ये कन्वे करता है कि सिर्फ एक ही तरीका है इस वॉर को रोकने का कि हम एयर स्पेस ब्लॉकेज कर दें, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेन इंडिया की तरफ आते हैं हम उनको यहाँ पे आने की परमिशन ना दे। लेकिन ये सिचुएशन तभी पॉसिबल होती है जबकि कोई वॉर की सिचुएशन हो। तो ऐसे में इनिशियली अनुपम खेर उनको मना करते हैं, फिर विद्युत जानमाल एक नकली हाईजैक आप कह सकते हैं प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या उसमें हर्डल्स आती हैं, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ये फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। इस वजह से जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको फिल्म में एक रियलिज्म लगेगी। नॉर्मली छोटे सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को वॉर, पठान या फिर टाइगर जैसी फिल्मों से एक कंप्लेन रहती है कि इन फिल्मों में बहुत ज्यादा रियलिज्म नहीं रहता है। लेकिन ये वन ऑफ दोस फ्यू स्पाई फिल्म्स है जिसमें स्पाई की कहानी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनली दिखाई जाती है। जो जो उसकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, जिस तरीके के उसको चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसमें आपको कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं दिखाया जाता है, कोई बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। इस फिल्म को आप थोड़ा बहुत आलिया भट्ट की राजी फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक इंडियन स्पाई की कहानी काफी रियलिस्टिक वे में दिखाई गई थी। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, हीरो जो है फिल्म का वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। तो नॉर्मली जहां आपने विद्युत जानमाल को देखा होगा कि उनकी फिल्मों में बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, वो बेसिकली आप कह सकते हैं एक सुपर हीरो की तरह दिखाए जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में आपको जो उनका कैरेक्टर है वो बिल्कुल रियलिस्टिक एक असली स्पाई एजेंट की तरह लगेगा। आपको फिल्म से ये कंप्लेन कभी भी नहीं आएगी कि फिल्म के लीड कैरेक्टर को किसी बड़े स्टार की तरह दिखाया गया है। इनफैक्ट मैं कहूंगा विद्युत जानमाल भी जो है वो कहीं ना कहीं फिल्म का कैरेक्टर ही लगते हैं। इनफैक्ट मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि फिल्म को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखने के लिए ये विद्युत जानमाल की मैं कहूंगा वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स होगी जिसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है। एक एक्शन सीक्वेंस इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद, और वो दोनों एक्शन सीक्वेंसेस भी इस तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं कि वो आपको देखने में बिल्कुल असली लगे। इसमें एक्शन वैसा नहीं है कि एक घूसा मारा और 10 घंटे उड़ गए। इनफैक्ट मैं एक एक्शन सीक्वेंस की पर्टिकुलरली तारीफ करना चाहूंगा जो कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में आता है, जहां शिकारा पे मैं कहूंगा चेस सीक्वेंस और थोड़ी बहुत एक्शन भी दिखाया गया है। वो पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस में कहूंगा बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जो टेंशन रिटर्न ड्रामा और जिस तरीके से कैरेक्टर रियलिस्टिकली भाग रहे हैं, आपको लिटरली लगेगा कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और वहीं अगर मैं फिल्म के लास्ट आधे घंटे की बात करूं तो वहां मैं कहूंगा ये फिल्म बिल्कुल अपना हाई पीक पॉइंट हिट करती है, क्योंकि आखिरी में जो आधे घंटे में मैं कहूंगा ड्रामा हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, वहां पे जहां पे स्टोरी अनफोल्ड होती है, मैं कहूंगा छोटे बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं। और जो थ्रिल जो आप एक्चुअली एक एक्शन थ्रिलर से और एक स्पाई फिल्म से एक्सपेक्ट करते हो, वो कहीं ना कहीं आपको सेकंड हाफ में पे ऑफ होता है। इसके अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी काफी ज्यादा अच्छी है। श्रीनगर के, कश्मीर के जो भी शॉट दिखाए गए हैं वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगे हैं। एक चीज मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस फिल्म को कोई भी स्टूडियो में नहीं शूट किया गया है, रियल लोकेशन पे शूट किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब होने क्या लग गया है कि VFX और CGI जब से आ गए हैं, बहुत चीजें फेक लोकेशन पे शूट की जाती हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको देखते टाइम पता चल जाता है कि चीजें बहुत ज्यादा नकली लग रही हैं। वहीं अगर मैं फिल्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, लास्ट के जो आधे घंटे हैं, क्लाइमैक्स है, वो बहुत सैटिस्फाइंग है। लेकिन वहीं अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो उसका स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा लैग करता है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि हम एज एन ऑडियंस किसी भी स्पाई फिल्म से एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रीन प्ले, बहुत ज्यादा थ्रिल और मैं कहूंगा ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में इनमें से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि पूरी जो स्टोरी लिखी गई है वो सिर्फ वन डायमेंशनल है, यानी कि सिर्फ एक ट्रैक पे ही चलती रहती है, कोई भी सब प्लॉट्स या सब ट्रैक्स नहीं है। उस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ बिल्टअप हुआ है, और इस वजह से ऑडियंस थोड़ा बहुत बोर फील करती है। बाकी जैसे कि मैंने कहा, फिल्म को रियलिस्टिक रखा गया है, तो कोई भी लव ट्रैक नहीं है, कोई भी बहुत बड़े लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, जो कि मैं कहूंगा इस फिल्म के लिए जरूरी भी था। लेकिन वही मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस जो सिर्फ स्पाई फिल्म को एंजॉय करना आती है, उसको लगता है बहुत बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होंगे और जो हीरो है वो लार्जर देन लाइफ होगा, तो आपको बता दूं कि वो आपको इस फिल्म में नहीं मिलेगा। सेकंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं और इस फिल्म के जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं। कोई भी जब स्पाई फिल्म बनती है तो ऑब्वियसली ऐसी बनाई जाती है कि फिल्म बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक लगे, हम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा रूट करें। लेकिन इस फिल्म में पेट्रियोटिज्म वाली फील कहीं भी नहीं आती है, आप सिर्फ थोड़े बहुत ड्रामा में एंगेज रहते हो, और मुझे लगता है ये भी इस फिल्म का कहीं ना कहीं मेजर ड्रॉबैक है। एक स्पाई फिल्म होने के नाते मुझे लगता है इस फिल्म में बहुत ज्यादा जरूरी था कि ऑडियंस के मन में कोई देशभक्ति वाली भावना जागे, कुछ ऐसे पावर पंच वाले डायलॉग्स हो जिस वजह से लोग हीरो के साथ कनेक्टेड फील करें। लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और उस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये फिल्म खत्म होती है तो आपको कोई भी पैसा वसूल वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये फिल्म आप कोई 2-3 बार देखें। ये वन ऑफ दो फ्यू फिल्म है जिसको आप देखने जाएंगे, एक बार देखेंगे, आपको ठीक भी लगेगी, लेकिन इमीडिएटली जब आप घर वापस आएंगे तो भूल जाएंगे, और कुछ टाइम बाद आपको ये फिल्म याद भी नहीं रहेगी।
वहीं अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो विद्युत जानवाल ने, मैं कहूंगा, ऑल्दो डिसेंट एक्टिंग की है, लेकिन उनकी एक्टिंग इस फिल्म में इससे बेटर होनी चाहिए थी। उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके जो रेंज ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत कम है, और इस वजह से एक लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को ऐसा लगेगा कि पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन। बाकी अनुपम खेर तो हम सभी जानते हैं, काफी कमाल के एक्टर हैं, उनका काम काफी अच्छा है। विशाल जेठवा की मैं काफी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। उनका रोल सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट का है, लेकिन बीच बीच में वो कहीं ना कहीं थोड़ी कॉमिक रिलीफ भी देता है। यहाँ मैं बता दूं, वो कैरेक्टर खुद कॉमेडी नहीं कर रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर अपने आप में, मैं कहूंगा, कुछ ऐसी हरकतें करता है कि हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो मैं ये कहूंगा IB71 एक एवरेज, एक मैं कहूंगा वन टाइम वॉच फिल्म है। आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी रियलिस्टिक स्पाई फिल्में देखी हैं जिसमें राजी का नाम नंबर 1 पे आता है, और मैं कहूंगा उसने जो एक्सपीरियंस दिया था उस फिल्म में, जो थ्रिल था, कैरेक्टर डेवलपमेंट थे, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, वो आपको इस फिल्म में नहीं मिलेंगे, और इस वजह से ये फिल्म आप पे कोई भी गहरा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएगी। बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने IB71 देखी कि नहीं देखी, तो आपको कैसी लगी। उसके अलावा आप बताइएगा कि ये फिल्म आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे कितना कमा सकती है, सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टल रंजन को दीजिए इजाजत।